हाँ, तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने थोड़ा-सा जाना था कि विकास कैसा होता है और किस चीज़ को अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग विकास की डेफ़िनेशन हो सकती है और एक राष्ट्र के विकास के लिए क्या-क्या क्वेश्चन हमारे दिमाग में होने चाहिए, ये हमने जाना। हाँ, तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने थोड़ा-सा विकास के बारे में जाना था कि विकास की अवधारणा है, प्रगति है, वो हर व्यक्ति के लिए थोड़ी-थोड़ी अलग हो सकती है। जो जिस स्थिति में होता है, उससे ऊपर उठने को ही विकास कहते हैं और खाली आय को ही विकास नहीं कहा जाता है। आय से भी अलग कुछ पैरामीटर्स थे 4-5, उनको भी एक तरह से वो भी होना विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी होते हैं, तभी हम समझते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, एक समाज प्रगति कर रहा है। और अगर राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र के लिए भी हमने 3-4 क्वेश्चन हमारे दिमाग में आए थे कि इन सवालों के जवाब अगर हमें मिल जाते हैं तो राष्ट्र भी प्रगति कर रहा है। तो इस वीडियो में हम उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए एक यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई है, आओ इन पर विचार करें। दाहिनी ओर एक चित्र दिखाया गया है। इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखो ये एक अखबार की कटिंग है। इस अखबार यानी कि एक इंसिडेंस हुआ था, एक बिल्डिंग बनी हुई है और पास में ही घर बने हुए हैं। हुआ क्या था, न्यूज़पेपर की कटिंग है। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यानी कभी कभी आपने भी देखा होगा कि कोई आए और कचरा डाल के चला जाए और डंप होता जाए, डंप शहरों के आसपास भी कचरे के डंप लगे होते हैं बहुत सारे। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबिदजान शहर में हुआ था। एक आइवरी कोस्ट है अफ्रीका में, वहाँ पे ये हुआ था। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मितलाना, चमड़ी पर दरारें पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की थी। हुआ क्या था कि इससे जो जहरीले अवशेष डाल गया था कोई, उससे जहरीला धुआं निकलने लगा और जहरीले धुएं से जी मितलाने लगा, चमड़े पे दरारें पड़ने लगी, बेहोश होने लगे लोग और दस्त वगैरह इस तरह की बीमारियां हो गई उन्हें। 1 महीने के बाद 7 लोग मरे, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। यानी एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में वो कचरा उभर के आया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज के जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। अब इसमें विकास देखो, वो जो कंपनी वाला था जिसने कचरा फेंकवाया, उसको तो पैसा मिला, तो उसका तो एक तरह से विकास हो गया क्योंकि उसकी तो इनकम बढ़ी। लेकिन उन लोगों का क्या, जो वहाँ पर रह रहे थे, उनका तो जीना दूभर हो गया ना। 7 लोग मारे गए, 20 लोग अस्पताल में और 26,000 लोगों का इलाज चला। तो इसको हम विकास कह सकते हैं क्या? किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं, आप आराम से देख पा रहे हैं कि किसको लाभ हुआ। उस कंपनी वाले को लाभ हुआ, उस कूड़े फेंकने वाले को लाभ हुआ, और किसको नहीं हुआ? जो वहाँ पे लोग रह रहे थे, जो जहरीली गैस जिनसे निकली, वहाँ के आसपास के लोगों को लाभ नहीं हुआ, उनको तो बहुत सारा नुकसान हुआ। इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? अब आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि अब विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए कि हम अपना विकास करते जाएं और दूसरे का उससे नुकसान होता जाए। एक देश के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, एक देश के बारे में जब हम सोचते हैं, तो इस तरह के दिमाग से हमें सोचना पड़ता है। आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाके के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? अब आपको दिमाग लगाना है कि आपके गांव जहाँ पे भी आप रहते हैं या कोई शहर है जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ के विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं? कैसे प्रगति कर सकता है आपका गांव? कार्यकलाप दिया है, यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो, यानी सबके विकास अलग अलग हों और उनमें विरोध भी हो, एक का विकास हो तो दूसरे का नुकसान हो, तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए तो जो चीज़ फायदादायक है और दूसरे के लिए वो नुकसान कर रही है, तो उससे कोई विवाद बढ़ा है, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। यदि आप लोगों से बातचीत करके या अखबारों और टेलीविज़न के माध्यम से जान सकते हैं, ये न्यूज़ के माध्यम से भी आप जान सकते हैं और लोगों से बात करके भी इसके बारे में जान सकते हो।
विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। अब हम देखेंगे कि अलग अलग देश और अलग अलग राज्यों की विकास के बारे में तुलना कैसे करेंगे हम। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि कुछ देशों को तो हम विकसित देश कह देते हैं, जैसे अमेरिका जैसे देश होते हैं जो जिनको हम डेवलप्ड नेशन बोलते हैं कि वो विकसित देश हैं, और कुछ देश अविकसित होते हैं जो गरीब माने जाते हैं। तो इसका मतलब है कि विकास की अवधारणा अलग अलग है या एक ही है, ये देखना होगा हमको। इससे पहले कि हम इस विषय पर आएं, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। अगर हम दो चीज़ों की तुलना करें, आप किसी भी दो चीज़ों की तुलना करें, तो उसमें समानता भी हो सकती है और भिन्नता भी हो सकती है, यानी कि उसमें अंतर भी हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करें। अब अगर हमें कंपैरिजन करना है, मान लो दो स्टूडेंट्स में ही कंपैरिजन करना है, तो क्या देखें उसके मार्क्स देखें, क्या देखें, या वजन देखें या हाइट देखें। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें देखें, अलग अलग पहलुओं पे हम बात करेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। यानी आप अपने फ्रेंड को और अपने बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे तो हो सकता है कि उसकी हाइट ज़्यादा हो, आपकी हाइट कम हो, वो स्वस्थ ज़्यादा रहता हो, आप ना रहते हो, या आप स्वस्थ ज़्यादा रहते हो, वो कम स्वस्थ रहता हो। या उसकी जो रुचि है, किसी की रुचि होती है कोई गेम खेलने में, किसी की रुचि होती है पढ़ने में, तो सबकी जो उनमें प्रतिभाओं में अंतर होता है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, और सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता का व्यवहार ना रखता हो। यानी आपके पास आपके साथ ही जो हैं, जो सबसे ज़्यादा पढ़ाकू है, हो सकता है वो स्वस्थ ना हो, और जो स्वस्थ है हो सकता है वो पढ़ाकू ना हो, और जो बुद्धिमान है वो मित्रता ना रखता हो, और जो मित्र हो बहुत अच्छा सबसे सबसे दोस्ती रखता हो सकता है वो बुद्धिमान ना हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करेंगे फिर। हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। कैसे? खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मानदंड होंगे। देखो, अब सबके लिए हमें अलग अलग तरह से सोचना होगा। अगर हमें खेलकूद टीम बनानी है तो ऐसे लोगों को लेना पड़ेगा जो स्वस्थ हों, बुद्धिमान हो। वाद विवाद है तो जो पढ़ने में ठीक हो, बुद्धि तेज चलती हो उसकी। यानी कि अगर हमें टारगेट के हिसाब से लोगों को चुनना होगा। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो कैसे चुनेंगे। फिर भी हमें ये निकालना है कि ये जो क्लास है पूरी, ये विकसित है कि नहीं है, सीधी सी बात ये है। तो इसके लिए क्या पैरामीटर्स होंगे। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। सामान्यतः क्या करते हैं, आदमी की एक या दो चीज़ ले लेंगे, हमें देखने में थोड़ा हष्ट-पुष्ट लग रहा हो या पढ़ने में थोड़ा ठीक हो, ये 3-4 चीज़ें हम ले लेंगे। ऐसा करते रहते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकते हैं। कोई कहेगा कि ये चीज़ देखो, कोई कहेगा ये चीज़ देखो। विद्यार्थी का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक, हम क्या चीज़ देखें कि इस क्लास को हम विकसित कह सकें या ये कह सकें कि ये प्रगति कर रही है। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। अगर हम देशों के बीच में तुलना करें तो हम उनकी इनकम, उस देश की कितनी इनकम है, उससे हम पता करेंगे कि ये देश कितना विकास कर रहा है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। देखो, ये अंडरस्टूड है उनके लिए कि अगर किसी देश की आय अधिक है तो जो आवश्यकता की सभी वस्तुएं हैं वो भी उनके पास अधिक ही होंगी। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आपको जो भी चीज़ पसंद है आप आराम से खरीद सकते हैं।
तो उन्होंने इनकम को ही विकास का एक पैरामीटर दिया। एक देश का जब हम देखेंगे कि ये देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसकी आय कितनी है, उसके पास पैसा कितना है। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। यानी अब लक्ष्य क्या हो गया, ज़्यादा आय। अब एक देश की आय क्या होती है, अब देखो एक देश बहुत बड़ा होता है, इस देश की इनकम होती क्या है, कैसे पता करेंगे। अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय होती है। उस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब की इनकम को अगर जोड़ लिया जाए तो वो देश की आय। जैसे आप अपने घर में रह रहे हो, आपके घर में 4-5 मेंबर हैं, तो आप अपने घर की इनकम कैसे निकालोगे, जितने सारे लोग हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं उन सबको जोड़ दो, तो ये घर की इनकम आ गई। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। अभी हमने ऊपर भी जाना था दूसरी वीडियो में से पहले वाले में, कि जो आय ही खाली विकास का पैरामीटर नहीं होता है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। मान लीजिए 2 घरों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आपके घर में 2 मेंबर हैं, आप 2000 रुपये आपकी इनकम है सपोज़, और दूसरे के घर में 3 मेंबर हैं, उसकी भी 2000 रुपये इनकम है। तो आप एक और तो ऊपर से देखेंगे तो 2-2 हज़ार दोनों की इनकम है, तो आपको तो ये लगेगा कि दोनों बराबर के विकास में हैं, क्योंकि 2000 उसके पास हैं, 2000 उसके पास हैं। लेकिन ये तो देखो कि उस एक के घर में तो 2 ही मेंबर हैं और एक के घर में 3 मेंबर हैं। इसका मतलब जनसंख्या से फ़र्क पड़ा, जनसंख्या का असर पड़ता है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने में हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। अब हमें ये नहीं समझ में आएगा कि औसतन कितना एक आदमी कितना कमा रहा है। जैसे 2 हैं तो मान लीजिए 1-1 हज़ार रुपये, और 3 हैं तो 1-1 हज़ार से थोड़ा कम हो जाएंगे। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। आप औसत निकालना तो जानते ही हैं, कुल इनकम जितनी भी हो उसको जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दो तो औसत आय निकल आती है। जैसे 2000 का भी हमने एग्जांपल लिया था, तो 2000 से एक फैमिली की औसत आय निकालनी है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और एक फैमिली की इनकम निकालनी है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, और इसी को फिर हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय कितनी है। एक देश की प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए उस देश के पूरी इनकम कितनी है और उसकी जनसंख्या कितनी है, इनकम डिवाइड बाई जनसंख्या, तो वो प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाती है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया जाता है। एक विश्व बैंक एक संस्था है, वो निकालती है कि किस देश की कितनी प्रति व्यक्ति आय है। इस मापदंड को वो विकास की रिपोर्ट के लिए, यानी वो कितना विकास कर रहा है देश, तो हर व्यक्ति की आय हमें अगर पता लग जाए, औसत आय पता लग जाए, प्रति व्यक्ति आय पता लग जाए, तो हम पता कर लेंगे कि वो देश कितनी तरक्की कर रहा है या वो देश कितने विकास की तरफ बढ़ रहा है। वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय $, में 49,300 प्रति वर्ष थी, यानी एक आदमी की इनकम डॉलर में 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध अथवा उच्च आय देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $, 2500 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि 2019 में क्या रखा था। 2019 में किसी भी देश के व्यक्तियों में एक व्यक्ति अगर $49,300 हर साल कमा रहा है, उसके पास $49,300 हर साल आ रहे हैं, तो वो उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत अधिक है, अच्छा है, वो समृद्ध है, उच्च आय वाला देश है, वो बहुत बढ़िया, सब कुछ अपने सामान खरीद सकता है, सब कुछ है उसके पास। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $2500, एक साल में मात्र $2500 ही कमा पा रहा है एक व्यक्ति, तो वो निम्न आय यानी वो गरीब माना जाएगा। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है। अब भारत की स्थिति कैसी है, वो मध्य आय वालों में आता है, यानी ना तो वो गरीब है और ना ही वो अमीर है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल $, में देखा गया तो 6,700 प्रति वर्ष थी। अब देखिए समृद्ध जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, उनकी 49,300 लगभग 50,000 प्रति वर्ष कमाता है एक व्यक्ति, और हमारे यहाँ 6,700
डॉलर पर ईयर कमाएगा तो कितना हम पीछे हैं उन लोगों से। और अगर जो गरीब लोग हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर हैं हम 2500 प्रतिवर्ष से, क्योंकि हम 6700 प्रतिवर्ष कमाते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जरूर बन सकता है इसमें 2019 का आंकड़ा है ये, क्योंकि 2023 में 2017 का आंकड़ा पूछा गया था। समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि औसत आय क्या होती है। औसत आय क्या होती है? यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, परंतु इनके द्वारा असमानताओं की जानकारी नहीं मिलती। देखो, तुलना के लिए तो हम पता कर सकते हैं कि औसत आयु कितनी है, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि असमानता कितनी है। जैसे हमने देखा कि एक घर में 2 व्यक्ति थे, दोनों की इनकम 2000 रुपये थी, तो हमने औसत निकाला तो 1000 है। लेकिन क्या हम ये बता सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी कमा रहा है? जैसे अगर उस घर का एक ही आदमी 2000 रुपये कमा रहा हो, या एक 1500 कमा रहा हो, एक 500 कमा रहा हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि दोनों में बराबरी तो नहीं हुई। एक तो 1500 कमा रहा है, एक 500 कमा रहा है। लेकिन अभी आप प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे थे दोनों की, तो 1000 रुपये निकल रही थी। ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गलत हो गया। तो इसकी पूरी असमानता की जानकारी नहीं मिल पाती हमें पूरे देश के बारे में अगर हम देखें तो। उदाहरण के लिए 2 देश हैं, क और ख। मान लो 2 देश हैं, क नाम है एक देश का और एक देश का नाम है ख। सरलता के लिए हम जानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। मान लिया हर देश में 5 लोग रहते हैं बस। छोटा सा एग्जाम्पल है, तालिका दे रखी है उन्होंने 1.2। आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय निकालनी है। अब हमको दोनों देशों की तुलना करनी है, तो दोनों देशों की औसत आय निकालते हैं। जैसे देश क और देश ख, 5 नागरिक थे, तो पहले देश की मान लो पहले आदमी कमाता है उस देश का 95,9,500 रुपये, और दूसरा कमा रहा है 10,500 रुपये, और तीसरा कमा रहा है 9,800 रुपये, और चौथा 10,000 रुपये। टोटल कितना हुआ? 5वां कमा रहा है 10,200 रुपये। टोटल अगर हम निकालेंगे सबको जोड़ के तो एक इनकम आएगी कोई भी, मान लो। और ऐसे ही अब हम देखते हैं देश ख में 500 रुपये कमा रहा है पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति 500 रुपये कमा रहा है, तीसरा व्यक्ति 500 रुपये कमा रहा है, और चौथा व्यक्ति 500 रुपये, और 5वां व्यक्ति सबसे ज़्यादा 48,000 रुपये कमा रहा है, एकदम से 48,000 रुपये कमा रहा है। तो अब देखिए, दोनों का जो औसत है वो तो सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों बराबर कमा रहे हैं। दोनों देशों की इनकम तो सेम है, लेकिन समानता है क्या दोनों देशों में? क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी रह पाएंगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? शायद हम में से कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे, अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम देश के 5वें नागरिक होंगे। देखो, हर कोई चाहेगा कि मैं देश ख में रह लूँ, मान लो, तो देश ख में तब रहूँगा जब मैं 5वां नागरिक हूँ, यानी उसकी सबसे ज़्यादा इनकम हो। और सबसे ज़्यादा कितनी? 48,200 रुपये, 48,000 रुपये, सॉरी। और देश क में थोड़ा थोड़ा सबके पास है। लेकिन अगर आपकी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी, शायद हम में से ज़्यादातर लोग देश क में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश क के लोग ना तो बहुत अमीर हैं और ना ही बहुत गरीब हैं, जबकि देश ख के ज़्यादातर नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। अभी आप अपने देश के बारे में भी सोच रहे होंगे कि कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन औसत आय जब हम निकाल रहे हैं तो ठीक निकल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति समान है, यहाँ पे हर व्यक्ति एक जैसा पैसा कमा रहा है। इसीलिए जो कुछ देश ऐसे होते हैं जिनकी औसत आय हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लग रहा होगा अगर हम काउंट करेंगे तो कि समृद्ध हैं, लेकिन सारे लोग समृद्ध नहीं हैं वहाँ के। जैसे एक कार्टून से एग्जाम्पल में दिखाया है, गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश। यहाँ पे ना तो कोई गरीब है ना ही अमीर है, हमने कुर्सियों को बनाया और उनका उपयोग करते हैं, ऐसा हो गया। अब देखो, ये है दूसरा देश, गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश। एक तो व्यक्ति ऐसा है जिसने 4 कुर्सियाँ ले रखी हैं और 4 कुर्सियों पे यानी अकेला बैठा हुआ है, और एक दूसरा 2 कुर्सियों पे 4 आदमी बैठे हुए हैं। हमने कुर्सियों को बनाया और उसने हमसे ले लिया। अब आप देख पा रहे होंगे
कहीं पे तो बहुत ज़्यादा अमीरी हो जाती है, कुछ लोग तो अकेले ही इतना पैसा कमा लेते हैं कि पूरे गांव के बराबर उन्हीं के पास पैसा है, और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है। ये एक इमेजिनेशन का काम कर रही है, ये विकास की अवधारणा है। अन्य मापदंड, जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। अभी हमने देखा था, हमने जाना कि जब सोचता है कोई कि बेहतर जीवन हो, तो खाली बेहतर आय के बारे में नहीं सोचता है, वो अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता के बारे में भी सोचता है, लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शा रही है। देखो, ये एक तालिका दे रखी है जिसमें प्रति व्यक्ति आय मतलब हर आदमी इतना कमा रहा है, औसत निकाल के निकाला है, जरूरी नहीं है कि इतना कमा रहा हो। हरियाणा में मान लिया 2,36,147 रुपये कमा रहा है, केरल वाला 2,04,105 रुपये कमा रहा है और बिहार वाला 40,982 रुपये कमा रहा है। देखो, देख पा रहे हैं आप, हरियाणा वाला कितना ज़्यादा कमा रहा है, केरल वाला कितना कमा रहा है और बिहार वाला कितना कमा रहा है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2018-19 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का वास्तविक अर्थ समझेंगे। ये जो आया है ना, निवल राज्य घरेलू उत्पाद, क्या होता है अभी इसको समझेंगे। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। चलो, मान लिया हमने ये राज्य की प्रति व्यक्ति आय है। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देख पा रहे हो आप, सबसे ज़्यादा 2,36,147 रुपये है। केरल की तो कम है, 2,04,105, और बिहार की बहुत ज़्यादा कम है, 40,982। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 2,36,147 रुपये कमा रहा है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 40,982 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा है? अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। अब तो ये तो हमने इनकम देख ली, अब हम इसके अलावा कुछ और आंकड़े हैं उन पर नज़र डालते हैं। 1.4 तालिका में जो दिखाया है, अब यहाँ देखिए, हरियाणा, केरल, बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 1,000 व्यक्तियों पे 30 हो रही है, यानी 1,000 व्यक्तियों पे बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है बच्चों की, 30 बच्चों की। और साक्षरता दर है 2017-18 की 80% वहाँ के लोग पढ़े हुए हैं मान लिया। और निवल उपस्थित अनुपात है, जो 14 से 15 वर्ष के बच्चे हैं उनका 67%। ठीक है, 100 में से 67 व्यक्ति पढ़ने जा रहे हैं 14-15 आयु के, और साक्षरता 100 में से 80 लोग पढ़े हुए हैं मान लिया। लेकिन 1,000 लोगों में से 30 बच्चे मर जाते हैं। और केरल में बस 7 मर रहे हैं, और पढ़ने की 96 पहुँच रही है, और 14-15 वर्ष में 77 पहुँच रही है। बिहार में 32 एक्सपायर हो रहे हैं, 71% इसकी साक्षरता है, और 55% निवल उपस्थित अनुपात है। तो यहाँ पे देखने से हमें पता लग रहा है कि केरल ज़्यादा समृद्ध हमें तो लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी कम मर रहे हैं, पढ़ने वाले भी ज़्यादा हैं, निवल उपस्थित अनुपात भी वहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन इनकम में तो ये कम था हरियाणा से। इस तालिका से प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या, जैसे शिशु मृत्यु दर क्या होता है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। पूछा जा सकता है आपको शिशु मृत्यु दर क्या होती है, तो आपको बताना है किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित व्यक्तियों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात ही शिशु मृत्यु दर कहलाता है। साक्षरता दर क्या होती है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, यानी जब साक्षरता हम देखते हैं, साक्षरता की दर हम देखते हैं तो 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। निवल उपस्थिति अनुपात क्या होती है? 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का
उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत कितना होगा, यानी 14 वर्ष के बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं। यह तालिका क्या दर्शाती है? तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 7 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था, जो केरल की तुलना में लगभग 3 गुना से ज़्यादा है। आपका काम क्या है, आप अपने राज्य के बारे में देखिए। हमारे राज्य से आप यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी में कितना है शिशु मृत्यु दर? 1000 जीवित बच्चों में से, पैदा हुए बच्चों में से 1 वर्ष के अंदर कितने बच्चे आपके यहाँ एक्सपायर हो जाते हैं? जैसे हरियाणा में 30 है, जो वहाँ से केरल से 3 गुना ज़्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा के प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, पहले अभी हमने देखा था तालिका 1.3 में। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है, और बच्चे ज़्यादा मर रहे हो तो क्या हाल होता होगा उस राज्य का। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्म के दिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं। वर्ष 2018-19 के आंकड़े हैं ये, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। ये हम स्वतंत्रता के 70 साल यानी अभी की बात कर रहे हैं, जब लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को समृद्ध मान रहे हैं। इसकी बात है ये, इस एरा की। ऊंची ऊंची इमारतें हैं आपके पास, खरीदारी कर रहे हो आप, शॉपिंग मॉल हैं आपके पास। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। तालिका 1.4 का अंतिम स्तंभ क्या दिखा रहा है? बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं, यानी 14-15 साल का बच्चा कितना होता है, वो 8वीं में जा रहा है। तो आधे से ज़्यादा, केवल 55% लोग हैं बस 2018-19 में। आधे से ज़्यादा बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं 7वीं-8वीं क्लास तक। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ रहे होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब हो गए होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहाँ नहीं होते। आपके दोस्त होते, मान लिया 7वीं-6वीं तक कोई आपका दोस्त था और 7वीं-8वीं में है ही नहीं, गायब घर पे। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह पढ़ नहीं होते, और जो गायब हुए उन बच्चों में से आप होते तो आप ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि आप अब 10वीं क्लास में आ गए हो। बाकी का अब चैप्टर अगले पार्ट में हम देखेंगे। सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, अभी हम थर्ड पार्ट को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।